गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग स्वस्थ होंगे और सबकी पढ़ाई बढ़िया से चल रही होगी। तो 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया ना। सैटरडे से ही हम अब लाइव नहीं हो पाए हैं। सैटरडे को आपको बर्ड्स पर इडियम दे दिया था। संडे को छुट्टी रहती है और मंडे ट्यूसडे 2 दिन आपका गया फिर से लाइव रिकॉर्डेड में। और आज बुधवार है। आज तो मैं गया हूँ लखनऊ, लेकिन अभी मैं थोड़ा थकान बहुत है तो हिम्मत नहीं कर रही है कि मैं लाइव आऊँ। तो आपको रिकॉर्डेड मिल जा रहा है। कल से हम लोग लाइव आएंगे, ठीक है? तो कल रात 10 बजे से फिर मुलाकात होती है आमने सामने की। तो पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा, पीडीएफ मिल गया होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और वैसे भी टेलीग्राम चैनल पर भी पीडीएफ आ जाता है। मैं शेयर करूँ ना करूँ, आप ले लिया करिए ना। टेलीग्राम चैनल पर तो होंगे ही, तो वहाँ से मिल जाता है पीडीएफ। चलिए, तो आज हम लोग करने चल रहे हैं 2024 में 22 अक्टूबर को जो शिफ्ट 2 में पेपर हुआ था एमटीएस का, उसका अंग्रेजी का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। इसके पहले क्या क्या कर चुके हैं ये सब आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है? तो क्या क्या हम लोग इसके पहले कर चुके हैं, चलिए एक बार को एक ब्रीफ कर लेते हैं। तो 2024 की बात करें अगर, तो 2024 में हम फेज 12 के सारे पेपर करवा चुके हैं, सीपीओ एसआई के सारे पेपर करवा चुके हैं, सीजीएल के सारे पेपर करवा चुके हैं, सीएचएसएल के सारे पेपर करवा चुके हैं और एमटीएस चल ही रहा है इस समय। स्टेनो का बचा हुआ है, स्टेनो भी आपका इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो जितने भी पेपर करीब करीब होते हैं एसएससी के सारे हम डिस्कशन करवा चुके हैं। अच्छा, 2024 के अलावा यही सारे पेपर हम 2023 के भी डिस्कशन करा चुके हैं, 2022 के भी डिस्कशन करा चुके हैं। अब अंदाज़ा लगाओ अब कितना हो सकता है, कितनी डिस्कशन आपके पास होंगे। अच्छा, टीयर 2 का भी सीजीएल और सीएचएसएल टीयर 2 का भी डिस्कशन कराया हुआ है। आप प्लेलिस्ट देख लीजिए तो उसमें मिल जाएगा, टीयर 2 भी हुआ है। ये तो हो गया सेट वाइज। इसके अलावा हम 2023 का सेगमेंट वाइज भी करा चुके हैं। सेगमेंट वाइज आप मतलब समझ रहे हैं? सेगमेंट वाइज का मतलब ये हुआ कि जैसे सारे के सारे एंटोनीम 2023 के सारे एग्जाम्स में, इन सारे एग्जाम में जितने भी एंटोनीम पूछे थे, जितने साइनोनीम पूछे थे, जितने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे थे, वो सब इकट्ठा करके मैंने करा दिया है। 2024 का भी कराऊंगा, अभी तो शुरुआत है, ये पूरा करा दूंगा, उसका भी करा दूंगा एग्जाम्स के पहले। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं फिर आज का डिस्कशन और देखते हैं आज पहला क्वेश्चन क्या है। पीडीएफ आपने सॉल्व किया होगा, अब अपना आंसर मिलाइए, ठीक है? तो पहला ही क्वेश्चन ग्रामेटिकल एरर का है। तो ग्रामेटिकल एरर में देखो क्या लिखा है, दे वाज सेलिब्रेटिंग देयर सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी नेक्स्ट मंथ इन दुबई, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ है, ठीक। एक बात तो ये हो गई, नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ है तो वाज नहीं लगना है, एक तो यहाँ पे आर लगना है, एक बात हो गई। दूसरी बात, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, दे के साथ वाज नहीं लग सकता, दे के साथ वर लगता, अगर पास्ट में भी लगता तो वर लगता। फिलहाल हर लिहाज से गलत कौन सा है, वाज है। वाज का अब अगर इम्प्रूवमेंट होता तो आप क्या करते, दे का वर कर देते, जबकि दे वर नहीं करना है, क्या करना है यहाँ पे, दे आर करना है। क्यों दे आर करना है बताया ना, बाय द नेक्स्ट मंथ इन दुबई। तो नेक्स्ट मंथ में वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो दे आर करोगे, दे वर नहीं करोगे, ठीक है? चलिए, आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है हमारा, एंटोनीम बताना है। एंटोनीम किसका बताना है बेटा, कैप्टिविटी का। कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है, बंधन होता है, गुलामी होती है, आप किसी कहीं बंदी बने हुए हैं, वो होता है कैप्टिव। ये होता है ना, गुलाम बन जाना, बंदी बन जाना किसी का। तो एथेनिसिटी, एथनिक से बना हुआ ये वर्ड, इसका जो मेन वर्ड है ना वो है एथनिक। एथनिक क्या होता है, नस्ल होती है ना एक, जैसे दुनिया में जितनी भी मानव प्रजातियां हैं उनको कई नस्लों में बांटा गया है। काकेशियन है, मेडिटेरेनियन है, ऑस्ट्रेलाइड है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, मंगोलाइड है, निग्रोइड है, अलग अलग नस्ल होती है। तो एथनिसिटी का मतलब होता है हम किस नस्ल के हैं, हमारी जो हमारी रेस है, जो हमारी नस्ल है वो, ठीक है? ये आ गया। एंटाइटी होता है, एंटाइटी एक तरह से आपका जो मतलब आप जिसके लिए आप आधिकारिक रूप से अथॉरिटी मतलब ऑथेंटिकेट है, अथॉरिटी है। ऑथेंटिसिटी वही है, ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे प्राधिकार कह सकते हो आप, जैसे आपको इस चीज़ का अधिकार मिला हो, आप इस चीज़ के लिए ऑथेंटिक हैं, ऑथेंटिसिटी।
या आप ओरिजिनलिटी भी कह सकते हैं उसको, ऑथेंटिक ओरिजिनल होता है ना, तो ओरिजिनलिटी भी कह सकते हैं इसको। ये हो गया। अब आया लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी मतलब होता है फ्रीडम, आज़ादी, स्वतंत्रता, मुक्ति। ठीक है, तो कैप्टिविटी बंधन होता है और लिबर्टी क्या हो गया? उसकी आज़ादी हो गई, मुक्ति हो गई। तो ये एंटोनिम रहा आपका। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में फिर से रेक्टिफाइज द एरर। रेक्टिफाइज मतलब क्या? सेंटेंस में कहीं एरर है और उसको रेक्टिफाई कर दिया गया है। रेक्टिफाई करने मतलब इम्प्रूव कर दिया गया है, करेक्ट कर दिया गया है। द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू टर्न अप देयर असाइनमेंट्स बाय फ्राइडे। देखो, टर्न अप का मतलब क्या होता है? टर्न अप का मतलब होता है कम बैक, या सीधे समझ लो कम। जैसे हम कहें कि यू आर नॉट टर्निंग अप फॉर प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस के लिए आ नहीं रहे हो, तो कहते हैं टर्निंग अप। टर्न अप होता है आना किसी काम से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू टर्न अप देयर असाइनमेंट। स्टूडेंट्स ये कहा गया कि फ्राइडे तक अपने अपने असाइनमेंट्स आओ, कि अपने अपने असाइनमेंट्स जमा करो। तो होना चाहिए ना, आप अपने अपने असाइनमेंट्स जमा कर लो। तो ये टर्न अप फिलहाल गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा? टर्न इन होना चाहिए। ठीक है, देखो, देयर असाइनमेंट्स बाय फ्राइडे, टर्न इन ये लिखा है ना, टर्न इन, ये सेकेंड वाला होगा। यहाँ टर्न अप नहीं होगा, अभी टर्न अप तो वही तो गलत ही था ना इसमें। तो टर्न इन देयर असाइनमेंट्स मतलब वो अपने टर्न इन को तो सबमिट करना, जमा करो उसको। आगे आ जाओ, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं, 4 वाले में। 4 में देखो वही सब्स्टिट्यूट करना है जिसको अंडरलाइन किया गया है। तो द मैनेजर डिसाइडेड टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट एंड एड्रेस द इशू एट द टीम मीटिंग। तो डिस्क्लोज अ सीक्रेट, इसका इडियमेटिक मतलब क्या होगा? इसके लिए एक सुटेबल इडियम लगाना है आपको। स्पिल द बीन, स्पिल द बीन, डिस्क्लोज द सीक्रेट, यही होता है। स्पिल द बीन होता है। और एक इडियम है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ये बार बार आया है, सब लोगों को पता है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग और स्पिल द बीन का मतलब टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट। तो ये फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन हुआ। दूसरा है स्वीप इट अंडर द रग। स्वीप इट अंडर द रग का मतलब हुआ कोई चीज़ आपके पास है जो एम्बैरेसिंग है, कोई आप ऐसा काम किए हैं, आपके पास कोई ऐसा कागज़ है, जैसे मान लो कोई चीज़ है चोरी की, आप उसको छुपाना चाहते हो। कोई ऐसी चीज़ जिसको आप एम्बैरेस्ड फील करते हो, तो उसको आप कहीं छुपाना चाहते हो, तो उसको कहते हैं स्वीप इट अंडर द रग। बरी द हैचेट। बरी द हैचेट, अभी एक दिन मैंने बोला था कि भगवान परशुराम के हाथ में एक फरसा होता था, ठीक है ना, देखा होगा ऐसे एक उनके हाथ में एक फरसा होता था ये, ठीक है। और ये फरसा जो है लकड़ी काटने के नहीं बल्कि गर्दन काटने के काम आया करता था। तो फरसे से लड़ाई होती थी, परशु जिसको कहते हो। तो बरी द हैचेट, अगर आप फरसा दफन कर दे रहे हैं मिट्टी में, तो इसका मतलब आप दुश्मनी ख़त्म कर दे रहे हैं, ठीक है। तो बरी द हैचेट मतलब क्या होता है? टू एंड योर एनिमिटी। हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड, मान लो ये नेल है, एक कील है, इसके यहाँ पर हेड पर एकदम से हिट करने का मतलब हुआ हथौड़े से अगर आप यहाँ हिट करते हो, इसका मतलब आप सटीक वार करते हो, एकदम एग्जैक्टली काम करते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें आपको बताना है स्पेलिंग का, और रेक्टिफाई किया गया है। रेक्टिफाई का मतलब क्या हुआ? स्पेलिंग गलत है, उसकी सही स्पेलिंग यहाँ बताई गई है। तो स्पेलिंग कौन सी अंडरलाइन की है? मिस्चीवस को। मिस्चीवस को अंडरलाइन किया गया और ये गलत है। मिस्चीवस की सही स्पेलिंग क्या होती है, इनमें से आपको बताना है क्या होती है। तो देखो, एक तो मिस होगा और फिर दूसरा होगा चीवस में आप याद करो चीफ वाली स्पेलिंग होती है, CHIEF होता है, तो यहाँ CHIEV समझो। मिस सब में सही है। चीफ देख लो, तो यहाँ पे क्या हुआ? EI है, नहीं होगा। EV है, नहीं होगा। EV है, नहीं होगा। IE होना चाहिए। तो जैसे चीफ की स्पेलिंग होती है CHIEF, ऐसे ही समझ लेना, F की जगह V लगाना, तो IE होना चाहिए। और बाद में V है, खैर यहाँ पे V लिखा ही है, इसके बाद OUS लगेगा लास्ट में, याद रखना OUS लगाना होगा। तो इस लिहाज से फोर्थ वाली स्पेलिंग हमारी करेक्ट होगी। मिस्चीवस क्या होता है? थोड़ा शैतान टाइप का, कुछ बच्चे होते हैं ना थोड़ा शरारती टाइप होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है मिस्चीवस। अब यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। एक वर्ड दिया है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है? इमिग्रेशन मतलब क्या होता है? कोई मतलब दूसरे देश से आके हमारे देश में बस जाता है, इमिग्रेट करते हैं।
मतलब अ पर्सन हु कम्स फ्रॉम अदर कंट्री टू आवर कंट्री टू सेटल डाउन, दूसरे देश से आके हमारे देश में बस जाता है। और एक इमिग्रेशन होता है, EMI होता है जिसमें, तो EMI इमिग्रेशन अगर कर देते हो तो कोई हमारे देश से दूसरे देश में जाके बस जाता है, ठीक है। तो इमिग्रेशन ये प्रवास होता है, हमारे देश से जाके दूसरे देश में बसता है। और इमिग्रेट मतलब क्या होता है, आवासी होता है। आवासी मतलब दूसरी जगह से आके हमारे यहाँ बस गया है, वो इमी होता है। एस्ट्रोनॉट स्पेलिंग एकदम से सही है, अंतरिक्ष यात्री होता है, ये भी स्पेलिंग सही है, तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे। आ जाओ अपीयरेंस में, तो अपीयरेंस की भी स्पेलिंग सही है, आंसर नहीं होगा। ये है अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी तो बचपन से पढ़ रहे होगे ना, बहुत बार पढ़ा, OPPORTUNITY, ये होता है अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब आगे चलो, तो हाँ ये तो बताया नहीं कि इसमें आंसर कौन सा होगा, तो जाहिर सी बात है आंसर चौथा वाला ही होगा, जिसकी स्पेलिंग बताई मैंने, जिसकी सही है उसकी बतानी नहीं पड़ती। अर्बन पीपल हैव अ बम्बास्टिक लाइफ स्टाइल, जो शहर के लोग होते हैं उनकी लाइफ स्टाइल बड़ी बम्बास्टिक मतलब क्या होता है, दिखावे वाली बहुत ज़्यादा होती है। विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द रूरल फोक, गांव के लोगों से बिल्कुल अलग इनकी लाइफ स्टाइल एकदम दिखावे वाली होती है। ये हाई फाई में ही मरे जाते हैं, भले 20,000 रुपया महीना कमाते हो, घर में सोफ़ा ज़रूर होगा, AC ज़रूर होगा, दुनिया भर का, चाहे लोन पर ही लिया हुआ हो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं उनकी, तो बम्बास्टिक लाइफ होती है। बम्बास्टिक मतलब क्या होता है, इनकी लाइफ में शो ऑफ बहुत ज़्यादा होता है, दुनिया भर की नौटंकी, दिखावा ज़्यादा होगा, भले कर्जा लेके हो, ठीक है। तो ये प्रिटेंसस होता है, प्रिटेंसस मतलब होता है ना दिखावा करना, ठीक, तो ये प्रिटेंसस हुआ। कॉमन सामान्य हो गया। डिल्यूज का मतलब क्या होता है, आपको भ्रमित कर देने वाला, छलावा। हालो मतलब खोखला होता है, जिसके अंदर दम कुछ नहीं। हालांकि ये भी बात सही है, शहर वालों की लाइफ में खोखलापन बहुत ज़्यादा होता है, दम नहीं होता अंदर से। देखो आदमी तो बड़ा मतलब दमदार दिखता है, अंदर से कुछ नहीं होता। तो प्रिटेंसस खैर बम्बास्टिक के सेंस में सूटेबल है। चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में क्या करना है आपको, जो अंडरलाइन किया गया है उसको चेंज करना है। देखो लिखा है कि एवरीवन इन द रूम वाज अ जॉली एंड अ रिलैक्स्ड मूड। एवरीवन इन द रूम वाज इन अ जॉली एंड रिलैक्स्ड, एंड लिखा है, एंड के आगे पीछे सेम होगा, एंड के बाद अगर पॉजिटिव डिग्री है तो एंड के पहले भी पॉजिटिव डिग्री होगी, और रिलैक्स्ड भी पॉजिटिव सेंस में है, जॉली भी पॉजिटिव सेंस में है, तो कोई गलती है नहीं इसमें, ठीक है ना। तो जॉली ठीक है, पॉजिटिव डिग्री। मोर जॉलियर गलत हो जाएगा, कॉम्परेटिव का पहले कॉम्परेटिव होता नहीं, मोस्ट जॉली लगेगा नहीं, क्योंकि रिलैक्स्ड पॉजिटिव में है तो ये नहीं हो सकता, जॉलियर कॉम्परेटिव होगी, सवाल ही नहीं होता। पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लगाओ, और लगा है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 9 नंबर पे। यह भी कहना है जो अंडरलाइन किया है उसको सब्सटीट्यूट करना है। ये देखो फिर सेम चीज़ है, ये एंड लगा है तो एंड के आगे पीछे सेम डिग्री होनी चाहिए, तो एंड के बाद में कॉजी लिखा हुआ है, पॉजिटिव डिग्री है। जाहिर सी बात है अगर एंड के बाद में पॉजिटिव डिग्री है और वो अंडरलाइन नहीं है, इंप्रूव हमको एंड के पहले वाली को करनी है, तो ये सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता, फिर ये भी पॉजिटिव डिग्री होगी, क्योंकि एंड के बाद जिस डिग्री में हमारा एडजेक्टिव है, एंड के पहले भी उसी डिग्री में एडजेक्टिव रहेगा, ठीक है। इंप्रूव उसको करना है ना, गलत तो वो होगा जो अंडरलाइन नहीं है, जो अंडरलाइन गलत तो वो होगा जो अंडरलाइन है, जो अंडरलाइन नहीं है वो तो सही है ना, तो उसी के आधार पर हम उसको सही करेंगे। और एंड पैरेलल इक्वल बनाएगा, दोनों तरफ इक्वल चीज़ें होनी चाहिए, इसलिए सॉफ्टर का सॉफ्ट होगा, जाहिर सी बात है, क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं मैंने, मोर सॉफ्ट नहीं होगा, सॉफ्टली नहीं होगा, सॉफ्टेस्ट भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कोजी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, हमको पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव चाहिए जो कि सॉफ्टर नहीं है, सॉफ्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने, चाहे तो पढ़ के देख लो। द ब्लैंकेट गिफ्टेड बाय माई ग्रैनी, मेरी नानी ने जो मुझे ब्लैंकेट गिफ्ट किया था वो क्या था, सॉफ्ट एंड कोजी। कोजी आरामदायक होता है, सॉफ्ट मतलब पूरा नरम है, ठीक है, सॉफ्टवेयर की कोई गुंजाइश नहीं, फर्स्ट वाला राइट है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। साइनोनियम बताना है किसका, अंडरलाइन का। अंडरलाइन क्या किया हुआ है, वोरेसियस किया हुआ। चलो ऑलमोस्ट एज वाइड एज ही वाज टॉल, करीब उतना ही वाइड चौड़ा भी था जितना कि लंबा था, मतलब कोई आदमी है जितना लंबा उतना चौड़ा, आप समझ गए होगे ना, अलमारी, हाँ। ही हैड अ वोरेसियस एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब होता है भूख, हंगर, भूख समझ रहे हो, हंगर। उसके पास वोरेसियस एपेटाइट थी। वोरेसियस एपेटाइट का मतलब होता है जो लोग बहुत ढेर सारा खाना खाते हैं, बहुत सारा खाएंगे फिर भी पेट नहीं भरता उनका। फॉर फूड एंड ड्रिंक एंड रॉलिकिंग
पर्सनैलिटी टू मैच। तो वोरेशियस एपेटाइट मतलब कभी ना संतुष्ट होने वाली भूख है। वेहमेंट का मतलब क्या होता है? वेहमेंट का मतलब होता है बहुत ही पैशनेट। कोई आदमी बहुत ही पैशनेट है, बहुत ही उत्साही है, बहुत जोशीला है, उसको वेहमेंट कहते हैं। यहाँ इसके लिए मतलब नहीं है। इमीनेंट, इमीनेंट का मतलब जो तत्काल जो कुछ होने वाला है, मतलब समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन नियर फ्यूचर। सर्टनली कुछ होने वाला है, नियर फ्यूचर में कुछ होने वाला है, उसी के लिए। इमीनेंट मतलब क्या होता है? भावी। भावी का मतलब नियर फ्यूचर में आपके साथ जो कुछ होने वाला है। अरे गलत तो भा तो नहीं ठीक से बना, भावी ऐसे होगा। या टू बी मतलब टू बी, जो कुछ अभी होने वाला है। इनसैटिएबल का मतलब क्या होता है? इनसैटिएबल का मतलब इनसेटिस्फैक्टिव, जो संतुष्ट ना हो पाए, ठीक है ना। इनसैटिएबल उसी को कहते हैं। मतलब दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, दैट विच कैन नॉट बी ग्रेटिफाइड, दैट विच कैन नॉट बी कंटेंटेड। तो जो संतुष्ट ना हो पाए, तो भूख है ना जो संतुष्ट नहीं हो पाती। तो वोरेशियस हंगर का मतलब क्या हुआ? इनसैटिएबल हंगर, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। वेनरेबल का मतलब क्या होता है? वेनरेबल मतलब इनसिक्योर होता है, बहुत ही सेंसिटिव कह सकते हो इसको, प्रोन कह सकते हो, ऐसे ही। तो आंसर हुआ इनसैटिएबल। चलिए आगे चलें। 11 वाले में खाली जगह भरनी है। द सी ट्रीट्स हर जूनियर्स डैश कंटेम्प्ट। वो अपने जूनियर्स को बड़े मतलब गिरे हुए भाव से, कंटेम्प्ट मतलब होता है ना, अरे तो बहुत घटिया आदमी है वो, अरे छोटा मोटा आदमी है, ऐसे जो लोग कहते हैं, दूसरों के साथ ह्यूमिलिएशन का भाव रखते हैं, उनको बहुत गिरा हुआ समझते हैं, अपने से बहुत छोटा तुच्छ समझते हैं। तो ट्रीट समबडी विद कंटेम्प्ट। उसके बाद जैसे कोई फीलिंग दी है ना, तो विद यूज किया जाता है ऐसे सेंस में। आगे आ जाओ 12 नंबर पे। तो 12 में देखो क्या है, इन्होंने कहा अप्रोप्रिएट इडियम बताओ इस सिचुएशन के लिए। तो पहले सिचुएशन देखते हैं। द न्यू एम्प्लॉय इज रियली ट्राइंग टू फिट इन। एक कोई नया एम्प्लॉय है, कहीं किसी ऑफिस में नया नया नौकरी लगी है, तो मतलब वहाँ के एटमॉस्फेयर में फिट होने की कोशिश कर रहा है। बट समटाइम्स फील्स, कभी कभी उसको लगता है कि आउट ऑफ प्लेस एंड अनकम्फर्टेबल, कि वो आउट ऑफ प्लेस है, मतलब जैसे जहाँ जिस तरह के माहौल में रहता है उसके बाहर, और अनकम्फर्टेबल फील करता है। अब यहाँ लिखा अ बर्ड ऑफ अ फेदर। अ बर्ड ऑफ अ फेदर का मतलब हुआ, हमने देखो याद करो अभी सैटरडे को मैंने आपको बर्ड्स पर एक लिस्ट दी है, ठीक है ना, बर्ड्स पर इडियम्स पढ़ाए थे। उसमें ऊपर ही हमको लगता है तीसरा चौथा इडियम यही था, बर्ड ऑफ अ फेदर। मैंने बताया था कि ऐसे बर्ड जिनका फेदर एक जैसा होता है, जिनके पंख एक जैसे होते हैं, मतलब एक ही प्रकार की, एक ही स्पेसी के जो बर्ड्स होते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं चोर चोर मौसे भाई, एक जैसे स्वभाव वाले, मतलब पीपल सिमिलर इन कैरेक्टरिस्टिक, सिमिलर इन फीचर्स। और अ डायमंड इन अ रो, ये भी बार बार आया है। डायमंड इन द रो का मतलब जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं गोदड़ी के लाल, जिसको कहते हो, या कीचड़ में कमल कहते हो, हिंदी में उसको कहते हैं कीचड़ में कमल। इसका मतलब हुआ कि जैसे झोपड़पट्टी वगैरह में या बहुत पुअर फैमिली में, बहुत मतलब अनपढ़ परिवार में कोई एक ऐसा बच्चा पैदा होता है जो बहुत ही टैलेंटेड है, और इतना टैलेंटेड है कि वो बहुत कुछ कर सकता है, बट उसको चांसेज नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, उसको कहते हैं डायमंड इन द रो। और नीडल इन स्टेक, हे स्टेक, तो हे स्टेक मतलब होता है भूसे का ढेर। तुम लोगों में कुछ लोगों ने देखा होगा, गाँवों में जो लोग रहे होंगे, भूसे का ढेर होता है, बहुत ज़्यादा ढेर होता है, बहुत बड़ा। उसमें अगर कोई नीडल, कोई सुई खो जाती है, तो भूसे के ढेर में सुई खो जाना जिसको कहते हो, बहुत डिफिकल्ट। और नीडल इन है का हे स्टक मतलब बहुत ही डिफिकल्ट काम हो गया। फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ? पानी में मछली तो पानी में कंफर्टेबल रहेगी, पानी से बाहर क्या होगी? वो अनकंफर्टेबल होगी। तो फिश आउट ऑफ वाटर क्या हो जाएगी? अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तो 4 वाला हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब आ जाओ 13 नंबर पे फिर से। तो बाय नेक्स्ट समर, अगली गर्मी तक, दे विल बी डैश देयर हाउस। तो अगली गर्मी में वो अपना घर मतलब मरम्मत करवा लेंगे। तो मरम्मत करवाना, देखो फ्यूचर प्लान है, तो फ्यूचर विल बी के साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस लगा लेते हैं हम ना। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस फ्यूचर प्लान के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो दे विल बी रेनोवेटिंग होगा। बी लगा है तो बी के बाद 2 ही चांस हो सकता है, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे तो क्या हो जाएगा? सॉरी, ये पैसिव वॉइस में यूज होगा। और वर्ब की एनजी फॉर्म लगाओगे तो एक्टिव वॉइस में लगेगा। सेंटेंस एक्टिव वॉइस क्या है? वो अपना घर रिनोवेट करा रहे होंगे, तो ये रिनोवेटिंग लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ। अगला है हमारा वही फिर अबुल इन चाइना शॉप। अबुल इन चाइना शॉप मतलब चाइना शॉप में, मतलब चाइनीज सामानों की दुकान में एक बैल। तो चाइनीज सामानों की दुकान में एक बैल का मतलब क्या हुआ? जो चीज़ बहुत ही ऑकवर्ड टाइप का हो, लापरवाह, मतलब
देखो द अनएक्सपेक्टेड गेस्ट एट द पार्टी, मतलब पार्टी चल रही है, उसमें कोई ऐसा गेस्ट आ जाता है जो उस पार्टी में फिट नहीं हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड है। सपोज करो जैसे बच्चे पार्टी कर रहे हों और उसमें पता लगा चाचा जी आ गए, ताऊ जी आ गए, तो उन सब लोग बच्चों की पार्टी में सूटेबल नहीं होते हैं ना, मतलब बच्चे अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। अनएक्सपेक्टेड गेस्ट एट द पार्टी, ये क्या है, अबुल इन अ चाइना शॉप। तो इन्फ्लुएंशियल नहीं, इन्फ्लुएंशियल पर्सन नहीं होगा, केयरलेस और डैमेजिंग हो सकता है, लेजरली आलसी टाइप का नहीं है, ना केयरफुल है वो, तो फिर यही आएगा, निगेटिव वही जा रहा है, बाकी सब पॉजिटिव है, एक वर्ड वही निगेटिव है, एक तो सेकेंड वाला हो जाएगा। 15 में आ जाओ, बताओ 15 में साइनोनिम बताना है इल्यूमिनेट का। इल्यूमिनेट मतलब होता है कोई चीज़ उजाले में कर देना, किसी चीज़ को रिवील कर देना, उजागर कर देना, या ईजी कर देना, आसान कर देना, ये सारे बहुत सारे वर्ड हैं। इल्यूमिनेट का आपको साइनोनिम बताना है। द टफेस्ट एंड मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन वाज टू इल्यूसिडेट अ पर्टिकुलर थ्योरी रिलेटेड टू फ्रिक्शन इन फिजिक्स। फिजिक्स में फ्रिक्शन से रिलेटेड एक थ्योरी थी जिसको इल्यूसिडेट करना। इल्यूसिडेट का मतलब क्या होगा, एक्सप्लेन करना। इल्यूसिडेट का मतलब एक्सप्लेन करना, या मेक इजी, उसको आसान करना। अरे अब सही हो गया, मेक इजी। इलस्ट्रेट करना कह सकते हो, इल्यूमिनेट करना, तो ये इल्यूमिनेट का जो साइनोनिम होगा ना वो इल्यूसिडेट होगा। तो पार्टिकुलर है नहीं, इल्यूसिडेट होगा, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करना है, इजी करना है, समझाना है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन में आ जाओ 16 नंबर के। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ जरा हमको, ओकेजन, इलस्ट्रेशन, या एफिशिएंट, या बाउंड्री, किसकी स्पेलिंग गलत हो सकती है। तो क्वेश्चन तो आपने लगाया ही होगा। हम कई बार डिस्कशन में बता चुके हैं कि ओकेजन में सिंगल एस होता है, सी डबल होता है, एस सिंगल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डबल एस लगाया है, वही गलत है। ओकेजन का मतलब क्या होता है, कोई अवसर होता है, ठीक है ना, कोई मौका। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है वही एक्सप्लेन करना, समझाना, या एग्जाम्पल देना किसी चीज़ को। एफिशिएंट का मतलब होता है किसी काम में कोई बहुत एक्सपर्ट होता है, प्रोफिशिएंट होता है, एफिशिएंट होता है, एक्सपर्ट होता है, ऐसे समझ लो। डेक्स्ट्रस होता है, वेटरन होता है, स्किल्ड होता है, एडेप्ट होता है। बाउंड्री चार दीवारी होती है चारों तरफ की। तो आंसर फिलहाल फर्स्ट वाला होगा, क्योंकि उसी की स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको एंटोनियम बताना है, किसका, क्याओटिक का। क्याओटिक का मतलब क्या होता है, मतलब डिसऑर्डरली, मिसमैनेज्ड, ठीक है ना। तो डिसऑर्डरली लिखे या मिसमैनेज्ड, तो मिस आधा लिख चुके हैं तो मैनेज्ड ही लिख देते हैं। मिसमैनेज मतलब जब चीज़ों का जब चीज़ें सिस्टमेटिक नहीं होती, एक ऑर्डर में नहीं होती हैं, ऊट पटांग होती हैं। तो एंटोनीम क्या हो जाएगा इसका, सिस्टमेटिक हो जाएगा। ड्रेस्ड का कोई मतलब नहीं, कंफ्यूज्ड हो सकता था साइनोनिम अगर पूछा गया होता तो। ऑब्स्क्योर का मतलब होता है नॉट क्लियर, कोई ऐसी चीज़ जो क्लियर या स्पष्ट नहीं है उसको कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आपका आंसर रहा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 में एडियम बताना है। क्या है मीनिंग है एडियम की, आउट ऑफ स्पिरिट। तो आउट ऑफ स्पिरिट, यहाँ स्पिरिट किस लिए यूज किया गया, स्पिरिट होता है जोश, पैसन, ठीक है ना, एंथुजियाज्म। तो आउट ऑफ स्पिरिट, तो आउट ऑफ स्पिरिट, आउट हो गया। आउट ऑफ स्पिरिट का मतलब होता है कि आप थक गए हैं, अब आपके अंदर वो जोश नहीं है, वो उन्माद नहीं है, वो मतलब उत्साह नहीं है, ठीक है। तो हर्ट का मतलब क्या होता है, जो दिल को चोट लगती है तो हर्ट होता है आदमी, ये नहीं है, दिल को चोट नहीं लगी है। ऑब्सलीट का मतलब आउट ऑफ फैशन, नॉट इन यूज। तो चीयरफुल का मतलब हैप्पी हो जाएगा, ये तो अपोजिट हो जाएगा। ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब क्या होगा, सलन। कोई आदमी क्या हो गया है, सलन है, मतलब दुखी है, डिसअपॉइंटेड है, सैड है कोई आदमी, उसको कहते हैं, ठीक है। तो यही होगा, आउट ऑफ स्पिरिट का मतलब ग्लूमी है, आदमी उदास हो गया है, ठीक है, जोश खत्म हो गया उसका। नेक्स्ट में चलिए, अच्छा आंसर में टिक तो किया नहीं, आप कहोगे कि अपने सर ने टिक नहीं लगाया था, हम कौन समान है टिक लगाना जरूरी होता है ना। अब यहाँ पे कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट करना है, ये वर्ड लिखा है वर गिवन। देखो वर गिवन में कुछ गलती है क्या, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वर गिवन अ सर्टिफिकेट। बेटा ईच ऑफ लगा है ना, पार्टिसिपेंट्स के लिए तो लगा नहीं रहा, ये वर्ब वर्ब के लिए नहीं है, ये वर्ब किसके लिए लगी है, ईच के लिए लगा। ईच ऑफ लगा दोगे तो वर्ब सिंगुलर हो जानी चाहिए ना, वाज गिवन नॉट वर। तो सही कौन सा होगा, वाज गिवन होना चाहिए। थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, रेक्टिफाई करना है। तो
तो इस सेंटेंस में एरर है, उस एरर को रेक्टिफाई कर दिया गया है, सही कर दिया गया है। इफ आई वॉज अ किंग, इमेजिन कर रहे हो, आई वुड हैव ट्राइड माई बेस्ट टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम माई कंट्री। अगर मैं राजा होता तो मैं कोशिश करता अपने देश से गरीबी को दूर करने का। तो आप इमेजिन कर रहे हो ना, कल्पना, यू आर नॉट अ किंग, जस्ट यू आर इमेजिनिंग दैट इफ आई वर किंग, अगर मैं राजा होता तो जब भी ऐसा सेंटेंस आता है तो हम सबके साथ में क्या यूज करते हैं, इफ आई वर लगाना है आपको। तो देखो बाकी सब में कहीं गलती ही नहीं है, यही इफ आई वर अ किंग। अब सोचोगे आई के साथ तो वाज लगता वर क्यों लेकर, देखो इमेजिनरी सेंटेंस होता है तो नो रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। इन केस ऑफ इमेजिनरी सेंटेंस एवरी सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल इज फॉलोड बाय वर नॉट बाय वाज, ठीक है, और प्रेजेंट की तो कोई चांस ही नहीं होती है। तो ये फोर्थ वाला आंसर सही होगा। कंडीशनल्स में मैं इसको पढ़ाया हूँ, अगर आप चाहो तो मेरे कंडीशनल्स के वीडियोस देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट में आता है आपका वही कंप्रीहेंशन का पैसेज। एक पैसेज है, पैसेज काफ़ी बड़ा है तो दो पार्ट में मैंने कर रखा है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। और काम वही है जो रोज़ हम लोग क्या करते हैं, ब्लैंक्स हैं, 3 इसी पेज में दिख रहे हैं, 2 और हैं, इनको फिल करना है। इनके लिए ऑप्शन मिलेंगे तो हम लोग देखेंगे कि किसके लिए कौन सा सूटेबल ऑप्शन है, पर एक बार हमको पढ़ना पड़ेगा। तो लेट्स हैव अ रीडिंग फर्स्ट। इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के कुछ वर्षों में, द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया हैव बीन टेकिंग स्पेशल स्टेप्स टू दैट फॉरेन कंपनी टू इन्वेस्ट इन इंडिया। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों स्पेशल स्टेप्स ले रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया में डैश करने के लिए। तो क्या करेंगे, फॉरेन कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप आकर्षित करेंगे ना, उनको अट्रैक्ट करेंगे, फैसिनेट करेंगे, कुछ ऐसा तो लगेगा कि कुछ ऐसा कदम उठाएंगे ताकि वो यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या लगना चाहिए, एक आइडिया लग गया। वर्ड कौन सा होगा आई डोंट नो, बट किस टाइप का वर्ड यहाँ होना है। पैसे इसीलिए तो पढ़ते हैं कि वी शुड गेस, कि हम उसको गेस कर पाएँ कि व्हाट वर्ड शुड बी सुटेबल, विच टाइप ऑफ वर्ड, विच वर्ड ऑफ विच मूड शुड बी सुटेबल हियर, ठीक है। आगे देखो, इंडस्ट्रियल जोन्स, इसके लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने, इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए हैं जिनको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। आर बीइंग डैश, अब देखो गवर्नमेंट इनके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रही है, तो यहाँ पे आर बीइंग के साथ बीइंग है यहाँ पे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बना रही है, ठीक है। तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, इनमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है जिसमें इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, रोड है, ट्रांसपोर्ट है, स्टोरेज है और रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं। कंपनी दैट सेटअप, ओ ये मिल गया हमको सेटअप, यहाँ पे सेटअप लिखा है ना, ये यहाँ पर सेटअप लगाओगे, या सेम वर्ड लगा, हम वही उठा के वहाँ लगा देंगे। कंपनी दैट सेटअप प्रोडक्शन यूनिट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 5 ईयर। इंडिया की गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने इतनी छूट दे रखी है उनको कि जो भी कंपनी इंडिया में प्रोडक्शन यूनिट लगाती है उसको 5 साल तक इनिशियली कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आहा क्या बात है, 5 साल में तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो डैश फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉ, तो गवर्नमेंट ने लेबर लॉ जो श्रम कानून है उसमें भी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मतलब दिखाई है। टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लो मिल गया आपको, यहाँ पे फॉरेन कंपनी लिखा है ना, फॉरेन इन्वेस्ट के लिए क्या लगाना है, यहाँ पे लिखा है ना टू अट्रैक्ट, ये मिल गया हमको। आपको समझ में आ गया ना, यहाँ पहले वाले पे क्या लगेगा, टू अट्रैक्ट लगेगा, क्योंकि नीचे सिमिलर कंडीशन में सेम वर्ड दिया हुआ है। अगर हमको अट्रैक्ट वर्ड मिल गया तो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा ये, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे लिखा इन रिसेंट ईयर्स, हाल के वर्षों में द गवर्नमेंट हैज अलाउड कंपनीज टू डैश मेनी ऑफ दीज प्रोविजंस। अब इधर कुछ सालों में गवर्नमेंट ने इन कंपनीज को, फॉरेन कंपनीज को अलाउ कर दिया टू डैश ऑफ मेनी दीज प्रोविजंस, कि वो इन मतलब 2-4 जो प्रोविजंस हैं, जो चीज़ें ज़रूरी होती थी उनसे उनको वो अवॉइड कर सकते हैं, चाहे तो वो ना पूरा करें उनको। इंस्टेड ऑफ हायरिंग वर्कर्स ऑन द सोशल बेसिस, रेगुलर बेसिस पर वर्कर्स को हायर ना करके कंपनीज हायर वर्कर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर शॉर्ट पीरियड व्हेन देयर इज डैश प्रेशर टू वर्क, जैसे मतलब कम प्रेशर हो, काम का कम प्रेशर हो, ज़्यादा प्रेशर हो, तो उस हिसाब से अपने ढंग से वो कस्टमाइज कर सकते हैं। दिस इज डन टू रिड्यूस द कास्ट लेबर फॉर फैक्ट्री फॉर कंपनी। हाउएवर सम फॉरेन कंपनीज आर नॉट सेटिस्फाइड एंड दे आर डिमांडिंग मोर इन लेबर लॉ, और चाहते हैं कि लेबर लॉ में और छूट दी जाए इनको, हद है भैया। साइटिंग द नीड फॉर ग्रेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। चलिए
अब यहाँ पे आपको फिलर फर्स्ट और फिलर सेकेंड के लिए इतने भर का मैंने पैराग्राफ काटा है, उसमें काफ़ी बड़ा था, तो इतने में हमको आइडिया लग जाएगी। पहले में हमने क्या देखा था, देखो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है टेकिंग स्पेशल स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। अभी हमने कहा था टू अट्रैक्ट मिला था ना, पीछे नीचे वाले पैराग्राफ में नीचे आके हमको अट्रैक्ट मिला था। अट्रैक्ट हमको यहाँ पर भी मिल गया है। मैंने कहा था अगर सेम वर्ड मिल गया तो बेस्ट है, क्योंकि राइटर ने खुद ही उसको सुझाया है, तो अट्रैक्ट ही यहाँ पर सुटेबल होगा। वैसे फुलफिल फॉरेन कंपनीज नहीं होगा भाई, अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अब हो ही नहीं सकता, वो नफरत करने के लिए लगेगा, डिप्लोर नफरत करने के लिए लगेगा। तो सबसे बढ़िया क्या है, अट्रैक्ट करना, अपनी ओर आकर्षित करना। सेकेंड वाले फिलर में यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए मैंने कहा था ना कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर बीइंग डैश, तो नीचे भी आया था ना, उसमें सेटअप लिखा था दीज मतलब दी कंपनी सेटअप। तो ये सेटअप यहाँ पे फिर हमको मिल गया, तो हम वही लगाएंगे, क्योंकि राइटर हैज यूज्ड द सेम वर्ड इन द सेम कंडीशन सेम सिचुएशन। तो वी शुड ट्राई टू प्रेफर, हमें यही वर्ड प्रेफर करना चाहिए जो राइटर ने खुद लगा रखा है। दूसरी बात, डिसमेंटल्ड यहाँ सुटेबल नहीं है, निगेटिव वर्ड में जाएगा, वो भी आज्ञा पालन करने लगता है। वाउंड अप मतलब समाप्त कर देना, खत्म कर देना, ये फैक्ट्री फिनिश हो जाएगी। जबकि यहाँ सेटअप मतलब क्या हो, स्टैब्लिश हो रही है, तो सेटअप के अलावा कोई चांस ही नहीं है लगने का। अब आ जाओ यहाँ पे फिलर नंबर 3 के लिए 23, यहाँ पे आ जाओ, लिखा है आल्सो द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो डैश फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉज। तो ये देखो कंपनियों को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने लेबर लॉ में भी छूट दी है उनको। तो लेबर लॉ में छूट दी है क्या, इनवाइटेड फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, विंग्ड फ्लेक्सिबिलिटी। विंग मतलब होता है ना इशारा करना, किसी को आँख से इशारा करना, ये नहीं हो पाएगा। सफर्ड फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी। गवर्नमेंट ने उनको लेबर लॉ में भी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ की है, ठीक है। और 4 वाला भी देख लो, यहीं पे मिल जा रहा है क्वेश्चन। इन रिसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट हैज़ अलाउड, देखो फिर यहाँ पे अलाउड मिला, यही अलाउड हमको यहाँ पे लगाना था। अलाउड कंपनीज टू डैश मेनी ऑफ दीज प्रोविजंस, वो चाहे तो इन सारे प्रोविजंस को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। इफेक्ट लगेगा नहीं, क्योंकि ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है, और हमको यहाँ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो ये तो नाउन है। डिस्टॉर्ट वर्ब है, डिस्टॉर्ट का मतलब होता है तोड़ मरोड़ देना, तो तोड़ना मरोड़ना नहीं बल्कि इग्नोर करने के लिए लगा हुआ कि अगर वो चाहे तो कुछ दिनों के लिए कुछ जो प्रोविजंस है उनको भी वो इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइड कर, मैंने बोला था ना अवॉइड कर सकते हैं उनको, उनसे बच सकते हैं। तो आखिरी फिलर क्वेश्चन नंबर 25 में है यहाँ पर। तो इन्होंने कहा कि इंस्टेड ऑफ हायरिंग वर्कर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस कंपनी हायर वर्कर्स फ्लेक्सिबली फॉर अ शॉर्ट पीरियड व्हेन देयर इज, कुछ देर वो लोग थोड़े दिन के लिए वर्कर हायर करते हैं जब काम का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। व्हेन देयर इज डैश प्रेशर ऑफ वर्क, जब काम का प्रेशर ज़्यादा होता है तभी वो वर्कर हायर करेंगे। तो इनएडिकेट प्रेशर में तो करेंगे नहीं, मैकेनिकल प्रेशर में भी नहीं करेंगे। आर्टिफिशियल प्रेशर में क्या होगा, इंटेंस प्रेशर। इंटेंस मतलब क्या होगा, ए बिग सीवियर प्रेशर, जब ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है ना, सीवियर प्रेशर में ये लोग वर्कर्स को हायर करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो देखो आज 22 अक्टूबर का हम लोग सेकेंड शिफ्ट भी कर लिए, ठीक है। अब कल से हम लोग क्या होंगे, लाइव मिलेंगे वही 10 बजे रात में। तो ये 25 क्वेश्चंस हो गए। ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। सेशन आप लोगों को कैसा लगा अपनी राय दीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आजकल मैं आपके कमेंट्स डेली देख रहा हूँ, लाइव वाले में तो डेली मिल जाते हैं, सामने रहता है, कोई कन्फ्यूजन डाउट रहता हो तो अभी मैं देख रहा हूँ आप लोगों के कमेंट। किसी का कोई डाउट होगा तो मैं उसको तुरंत क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो की जरूरत पड़ेगी वीडियो बना देंगे, नहीं तो अगले वाली क्लास में समझा देंगे अगर कोई क्वेश्चन बचा रह जाता है जिसमें कोई डाउट वाउट हो, नहीं समझ में आया तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और हम लोग फिर मिलते हैं कल शाम को लाइव क्लास में रात में 10 बजे। टेक केयर, थैंक यू।